हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। और लास्ट टाइम हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, न्यूरॉन की एनाटॉमी पढ़ी थी, उसका वर्क पढ़ा था हमने। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन पोटेंशियल, जो कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि ना न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल होती है। अब वो कैसे होती है और हमने उसे क्यों कहा था? हमने इसे इसलिए कहा था कि वो इम्पल्स जनरेट करती है। और वो करती क्यों है, कैसे करती है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल यानी आपके इम्पल्स का रेगुलर जनरेट होना, ये एक्शन पोटेंशियल होता है। और इम्पल्स कहाँ से जनरेट होते हैं? आपके ट्रिगर जोन वाले पार्ट से। अब आपको पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल। उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें एक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें पहले आयन चैनल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल, क्योंकि ये सारी चीजें एक्शन पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अगर आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको एक्शन पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम शॉर्टली पहले आयन चैनल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आयन चैनल्स क्या होते हैं? जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो चैनल्स होते हैं प्रोटीन के, उन्हें हम बोलते हैं आयन चैनल्स। जो कि आपके अंदर से बाहर जो आयन जा रहे हैं, बाहर से अंदर जो आयन आ रहे हैं, उनकी आने जाने को रास्ता देना या रेगुलेट करने का जो वर्क करते हैं, वो आपके आयन चैनल्स होते हैं। अब आयन चैनल्स, देखो आयन चैनल्स चार टाइप के होते हैं आपके डेली, जैसे न्यूरॉन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ेगा अपन, तो इनके आयन चैनल्स आपके चार टाइप के होते हैं। लीक चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ऐसे चार तरह के आयन चैनल्स आपके लिए क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। और ये अलग अलग चैनल्स हैं जो कि अलग अलग रेस्पॉन्स में आने जाने को रेगुलेट करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीक चैनल्स। देखो, हम सब जानते हैं कि हमारे साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर की तरफ पोटेशियम होते हैं और सेल की बाहर की तरफ सोडियम होते हैं। यानी कंसंट्रेशन पोटेशियम की सेल के अंदर ज्यादा होती है और सोडियम के बाहर ज्यादा होती है। यानी कि साइटोसोल से बाहर या सेल के बाहर ईसीएम के अंदर आपके पोटेशियम सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब लीक चैनल्स देखो, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लीक चैनल्स होते हैं, सोडियम लीक चैनल्स और पोटेशियम लीक चैनल्स। सोडियम लीक चैनल्स और पोटेशियम लीक चैनल्स। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सोडियम और पोटेशियम लीक चैनल को, तो पोटेशियम ज्यादा लीक होता है। यानी कि जब अगर हम दोनों चैनल को खोले तो पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलेंगे और सोडियम बाहर से अंदर कम आएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लीक चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स ज्यादा लीकर होते हैं सोडियम के कंपैरिजन में। इसलिए जब भी आपके लिए क्या पोटेशियम या सोडियम चैनल खुलेंगे तो सोडियम बाहर की तरफ से अंदर आएंगे, लेकिन कम आएंगे पोटेशियम की कंपैरिजन में, क्योंकि हम जानते हैं पोटेशियम ज्यादा लीकर होते हैं सोडियम के कंपैरिजन में। तो पोटेशियम आपके अंदर से बाहर ज्यादा जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना सा समझो कि सोडियम आपके सेल के बाहर की तरफ होते हैं, ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत बाहर की तरफ, पोटेशियम आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब जब चैनल खुलेंगे तो डिफ्यूजन के थ्रू हम जानते हैं हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन होता है। तो अंदर की तरफ पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर जाएंगे, क्योंकि अंदर से बाहर हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, और सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर जाता है तो बाहर से अंदर आएंगे। किसके थ्रू आएंगे? लीक चैनल के थ्रू। और हम जान चुके हैं कि पोटेशियम ज्यादा लीक होते हैं सोडियम के कंपैरिजन। दूसरा आ रहा है लिगेंड गेटेड चैनल। देखो, लिगेंड गेटेड चैनल का मतलब कि बाहर आपको टच है। जैसे कि मैं आपके घर पे आता हूँ, घर पे आने के बाद अगर मैं आपका दरवाजा खटखटाऊंगा तो ये आप दरवाजा खोल ले आओगे, नहीं तो नहीं खोलोगे। कुछ इसी तरह लिगेंड गेटेड चैनल में भी होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, या पर्टिकुलर कोई आयंस होते हैं, अगर वो आकर इन लिगेंड गेटेड चैनल पर टच होंगे ना, तो ये लिगेंड गेटेड चैनल खुलेंगे। अब कौन कौन आगे टच होता है? जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में केमिकल मैसेज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का वर्क करते हैं। और कोई भी आपकी बॉडी में जो रेस्पॉन्स स्टिमुलेशन होने वाला है उसके ऊपर वर्क करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर की। आपके सेल में क्या एक्सचेंज करना है, क्या अंदर बाहर करना है, इसका वर्क आपके न्यूरोट्रांसमीटर करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके लिगेंड गेटेड चैनल में टच होंगे और आपके फिर लिगेंड गेटेड चैनल खुलेंगे। तो इस तरह का पर्टिकुलर हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर या पर्टिकुलर आयन आपके इस दरवाजे को खटखटाएगा, और जब आपके गेट खुलेंगे तो वो वाले जो गेट होते हैं वो होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड गेटेड चैनल के बारे में पढ़िए। हम इसका एक एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिगेंड गेटेड चैनल है और बाहर से न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच का मतलब होता है एसिटाइलिन कोलिन। एसिटाइलिन कोलिन जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिगेंड गेटेड चैनल उसको आगे टक करेगा, दरवाजा खटखटाएगा। जब दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजे खुलेंगे, और जब दरवाजे खुलेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर एसीएच
सोडियम और कैल्शियम को अंदर की तरफ भेजेगा, सोडियम और कैल्शियम को बाहर ईसीएम से सेल के अंदर भेजेगा और पोटेशियम को अंदर से बाहर में। बस इतना सा समझो, इससे आगे डिटेल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए इतना सा समझो कि लिगेंड लीकेज चैनल क्या होते हैं और कब होते हैं। दूसरा आ आपका मैकेनिकल वेट। देखो मैकेनिकल वेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको टच किया, आपके कानों में आवाज आई, आपके प्रेशर बढ़ा, ये सारी चीजें जो कि आपके मैकेनिकल रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको किसी ने टच मारा, थप्पड़ मारा जोर से, तो ये जब आपके रेस्पॉन्स हो रहे हैं इन वजह से जो गेट खुलते हैं ना उनको अपन मैकेनिकल वेटेड चैनल बोलते हैं। अब दोस्तों आगे आ रहा है वोल्टेज गेटेड चैनल। हमने चार टाइप के पढ़े थे ना, पहला लीक चैनल, दूसरा लिगेंड गेटेड चैनल, तीसरा मैकेनिकल गेटेड चैनल, और ये चौथा पढ़ रहे हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो नाम से ही वोल्टेज, यानी कहीं ना कहीं ये अपनी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर माइनस और प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब सेल के अंदर जो माइनस प्लस का सेपरेशन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसे वोल्टेज बोलते हैं। तो इन वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से जो गेट होते हैं वो कौन से होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। देखो हमें एक्सेल पोटेंशियल पढ़ना है, उसके लिए हमें एक आयन चैनल्स का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयन चैनल्स हम पढ़ चुके हैं, चार टाइप के होते हैं। अब आगे हमें पढ़ना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक वर्ड आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब आपकी सेल कोई वर्क नहीं कर रही है, जब आपकी सेल कोई भी वर्क नहीं कर रही है, उस टाइम में आपकी सेल के अंदर माइनस और सेल के बाहर प्लस, यानी कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का जो सेपरेशन होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में सेल के साइटोसोल के अंदर नेगेटिव चार्जेस और साइटोसोल के बाहर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की सेपरेशन को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि रेस्टिंग कंडीशन होती है सेल। अब देखो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है, जब माइनस प्लस की तरफ आप वायर लगाओगे तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चल जाएगा आपका। तो उसी तरह हमने क्या किया कि ये नेगेटिव अंदर की तरफ है, बाहर पॉजिटिव था। अब आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली कंडीशन या सेल जब रेस्टिंग कंडीशन में हो तो हम जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन हो रहा है तो अगर हम एक वायर इधर डालें नेगेटिव चार्जेस की तरफ, एक डालें पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, और फिर उसे वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दो, चाहे अपने को फ्लक्चुएशन दिखेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों से तार कनेक्ट किया, वोल्टमीटर से कनेक्ट किया उनको, तो अपने को वोल्टेज देखते जो वोल्ट का जो सिग्नल होता है वो हमें कुछ काटा ऊपर की तरफ दिखेगा, फ्लक्चुएशन नजर आएगा। अब देखो तो रेस्टिंग कंडीशन में हमारी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन जब सेल कोई वर्क नहीं करती, उसको जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की सेपरेशन की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं उसकी वैल्यू होती है आपकी नॉर्मली -40 से -90 मिलीवोल्ट, और एग्जैक्टली अगर आप ऑथेंटिक वैल्यू देखें इसकी तो -70 मिलीवोल्ट होती है। अब -70 मिलीवोल्ट तो माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा कि आपके साइटोसोल और ईसीएम दोनों की कंपैरिजन आपके, जैसे कि नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव बराबर होता है, लेकिन ये माइनस का साइन इंडिकेट ये कह रहा है कि अगर जैसे कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस 10 है तो अंदर नेगेटिव 11 होंगे, यानी कि आपके अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो ये हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हमने वैल्यू भी पढ़ ली कि -40 से -90 होती है, इतनी मिलीवोल्ट का करंट जनरेट होता है अगर आपकी सेल रेस्टिंग कंडीशन में हो, और इसकी ऑथेंटिक वैल्यू हमने -70 मिलीवोल्ट देख ली। अब ये तो हमने देखा कि ऐसा होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन की कंडीशन में, रेस्टिंग सेल वाली कंडीशन में आपके इतनी मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस वोल्टेज इतना जनरेट होता है। लेकिन क्यों होता है, इसका भी रीजन कि भाई होगा क्यों, भगवान ने ऐसा क्या किया इस सेल के अंदर या नैनो सेल के अंदर कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट होती है, इसका रीजन क्या है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट ही क्यों हो रहा है, इसका रीजन। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि ना सोडियम और पोटेशियम दोनों चैनल्स हैं, लीक चैनल्स हैं, लेकिन पोटेशियम ज्यादा लीक है सोडियम के कंपैरिजन। तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर ज्यादा निकलेंगे और सोडियम बाहर से सेल के अंदर की तरफ कम आएंगे, तो आयंस का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कोज है कि आयन का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि सोडियम बाहर से अंदर कम आ रहे हैं और पोटेशियम अंदर से बाहर ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो लीक या पोटेशियम चैनल है वो ज्यादा लीक है सोडियम की कंपैरिजन में, इस वजह से।
तो पहला हमारा रीजन ये हो सकता है कि आपके जो आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइक्वल हो रखा है सेल में। भगवान ने सेल को बनाया इस तरह है, उसमें चैनल्स इस तरह डाले हैं कि आपके अंदर की तरफ ज्यादा रहेगा, बाहर की तरफ कम रहेगा। आयंस का हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे रहेगा। इस वजह से सोचो अगर सोडियम और पोटेशियम दोनों ही का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता, दोनों ही बराबर लिंक होते हैं, तो क्या ये रेस्टिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल वाली कंडीशन जनरेट होती क्या? नहीं होती, क्योंकि जितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं सोडियम अंदर आ रहा है, फिर रिपल्स कैसे जनरेट होते हैं? इस वजह से पहला रीजन आपका ये है कि आपके लिए क्या पोटेशियम और सोडियम का जो कंपैरिजन करें तो वो ज्यादा नहीं होते, इस वजह से भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आयन का। और ये आपका फर्स्ट कोज रहता है कि आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम वाली कंडीशन क्लियर क्यों होती है, इसका फर्स्ट रीजन। उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें हम, सोडियम पोटेशियम पंप हम सब जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप आपके एक्टिव प्रोसेस पे वर्क करता है, मतलब अगर ये वर्क करेगा तो नहीं क्या आपके एनर्जी चाहिए होगी। अब सोडियम पोटेशियम पंप कैसे वर्क करता है? सोडियम पोटेशियम पंप जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये क्या करता है कि जब ये एनर्जी लेकर वर्क करना स्टार्ट करता है तो ये बाहर से सोडियम को अंदर की तरफ देता है और अंदर से पोटेशियम को बाहर की तरफ भेजता है। क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस पे वर्क कर रहा है इसलिए ये तीन सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ लेगा और अंदर से दो पोटेशियम को बाहर की तरफ भेजेगा। यानी ये फिर से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि ये सोडियम को तो तीन ले रहा है लेकिन पोटेशियम को दो ही बाहर भेज रहा है, इस वजह से रेस्टिंग वाली कंडीशन जनरेट हो रही। देखो ये पहला रीजन हमने पढ़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आयंस का। दूसरा है कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से तीन सोडियम आपके सेल के अंदर की तरफ आते हैं और तीन सोडियम आपके सेल के अंदर की तरफ आते हैं और पोटेशियम बाहर आपके दो ही जाते हैं, तो ये आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो पहले हमने पढ़ा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आयंस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्योंकि सोडियम पोटेशियम का जो कंपैरिजन है, सोडियम ज्यादा लेकर पोटेशियम ज्यादा लेकर है, सोडियम कंपैरिजन इसलिए पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है, सोडियम कम अंदर आ रहा है। इस वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात कि आपके सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से भी, क्योंकि ये आपके तीन सोडियम को बाहर से अंदर लेता है, दो पोटेशियम को अंदर से बाहर भेजेगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस वजह से रेस्टिंग कंडीशन जनरेट होती है। तीसरी बात जैसे कि आपकी एटीपी है, आपका प्रोटीन है, इनके अंदर जो आप प्लस या माइनस वाले जो आयंस है, प्लस या माइनस वाले जो आयंस है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पोटेशियम के इनके साथ डिफ्यूज नहीं हो सकते, ये चैनल्स के साथ निकल नहीं सकते। तो ये कंडीशन के साथ ये भी हो सकती है कि नॉन डिफ्यूजेबल आयन की वजह से भी रेस्टिंग कंडीशन आपकी जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि आपके ये पोटेशियम, ये एटीपी, ये तो डिफ्यूज नहीं हो सकते ना, तो कुछ आयंस जो इनके साथ जुड़े हैं वो भी बाहर नहीं निकल सकते। तो ये इस वजह से आपकी रेस्टिंग कंडीशन जनरेट होती है। हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम वाली कंडीशन पढ़ी कि रेस्टिंग कंडीशन में आपकी सेल के साइटोप्लाज्म कोलिसियम में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो सेपरेशन है, हम उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी -70 मिलीवोल्ट। वो कैसे जनरेट होती है उसके तीन रीजन भी हमने पढ़ लिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, जो नॉन डिफ्यूजिबल आयन है वो, और सोडियम पोटेशियम पंप। ये हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमने बोला था कि एक्सेल पोटेंशियल समझने के लिए हमें पहले आयन चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन समझनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेडेड पोटेंशियल। देखो ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्सेल पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल आपके इंपल्स को कम दूरी तक पहुंचाने का काम करता है, दोनों अपने अपनी जगह पे है। लेकिन ग्रेडेड पोटेंशियल इंपल्स को कम दूरी तक पहुंचाता है और एक्सेल पोटेंशियल आपके इंपल्स को पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। देखो आपकी रेस्टिंग कंडीशन, ये देखो जैसे कि आपकी रेस्टिंग कंडीशन, सेल की रेस्टिंग कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट का आपकी वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अब इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी या तो आपकी वैल्यू -70 से ऊपर आ जाएगी, -60 आ जाए या -80 आ जाए, या तो आपकी वैल्यू माइनस से जो 70 है उससे ऊपर चली जाएगी या इससे कम हो जाएगी। ये फ्लक्चुएशन हो रहा है आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली कंडीशन में, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना ऊपर नीचे, वो होती है आपके ग्रेडेड पोटेंशियल। यानी कि ग्रेडेड पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो स्मॉल डेविएशन हो रहा है, या तो वो पोलराइज हो जाएगा या डीपोलराइज हो जाएगा, या तो आपकी वैल्यू -80 तक आ जाएगी, यानी कि 70 से भी ज्यादा अंदर आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, या बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, अंदर की तरफ बहुत नेगेटिव हो गए या बाहर की तरफ नेगेटिव कम हो गए या ज्यादा हो गए। तो ये स्मॉल डेविएशन हो रहा है रेस्टिंग कंडीशन में, जो ऊपर नीचे स्मॉल डेविएशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। अब होता कैसे, देखो जैसे किसी ने आपको बताया
आपको किसने थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते ही आपके उस सेल, आपकी जो नर्व सेल है उसके ऊपर सेल्स गए तो आपके मैकेनिकल गेट खुले। मैकेनिकल गेट खुले तो सोडियम और कैल्शियम जो आपके आयन है दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों आपकी सेल की अंदर की तरफ आएंगे। ये आएंगे अगर बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर से पॉजिटिव अंदर की तरफ आ रहे हैं तो अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कम हो जाएगी। क्योंकि अब भाई बाहर से पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिविटी कम होगी ना, कैसे हुई? सबसे पहले आपके मैकेनिकल गेट खुला, जैसे आपको किसी थप्पड़ मारते क्या हुआ, आपके मैकेनिकल गेट खुले। मैकेनिकल गेट खुले तो आपके जो सोडियम और कैल्शियम आयन थे वो बाहर से अंदर की तरफ आए। बस फर्स्ट स्टेप। ग्रेडिएंट पोटेंशियल कैसे क्रिएट हो रहा है ये बन रहा है कि आपके मैकेनिकल गेट खुले, जैसे आपको थप्पड़ मारा, मैकेनिकल गेट खुले, बाहर से सोडियम और कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आए, अंदर नेगेटिविटी कम हुई। तो वो कंडीशन थी आपकी डिपोलराइजेशन वाली। जैसे आपको किसी थप्पड़ मारा, आपके मैकेनिकल गेट खुले, ये देखो आपके ऊपर ये आपके डिपोलराइजेशन वाली फेज स्टार्ट हो गई। ये देखो ये से ये ऊपर की तरफ गया, क्योंकि आपकी वैल्यू इससे कम हो रही है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आते जा रहे हैं। दूसरा फिर क्या हुआ कि ये स्टेप तो खत्म, दूसरी स्टेप आती है आपके न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन ACH। अब ये आके आपकी नर्व सेल के ऊपर जो लिगेंड एरिया चल रहा है उसको खोलेंगे, उसको खोलते ही वो खोलते तो सोडियम और कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ अलाउ करेगा, सोडियम और कैल्शियम आयन को अंदर की तरफ भेजेगा और अंदर से पोटेशियम को बाहर की तरफ लाएगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि मैकेनिकल गेट खुले और उन्होंने क्या किया, सोडियम और कैल्शियम को अंदर की तरफ भेजा तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर ACH, वो दूसरी स्टेप थी, आप लिगेंड गेट को सेल को खुला, उसने ऐसे वो खुले तो सोडियम और कैल्शियम आपके अंदर की तरफ आए और सोडियम कैल्शियम अंदर की तरफ आए तो उसने क्या किया, आपकी पोटेशियम को बाहर की तरफ किया। लेकिन हम सब जान रहे हैं कि सोडियम और कैल्शियम तो दो है, पोटेशियम एक ही है, तो फिर भी अंदर डिपोलराइजिंग फेज तो रहेगी क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपके आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन क्या करते हैं, जब ये आएंगे ये आपके लिगेंड सेल खोलेंगे तो ये क्लोराइड जो आयन होते हैं उसको बाहर की तरफ से अंदर भेजेंगे। हम सब जानते हैं कि क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मॉलिक्यूल है, नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है। अगर ये अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, तो अंदर वापस नेगेटिविटी में बैलेंस पे आ रही है, वापस पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे, नेगेटिव आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इससे आपकी वैल्यू वापस -70 पर आ जाएगी या -70 से नीचे की तरफ आ जाएगी, -80 पर आ जाएगी। तो हमने पढ़ा कि ग्रेडिएंट पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेडिएंट पोटेंशियल होता है आपकी रेस्टिंग कंडीशन में जो स्मॉल डेविएशन हो रहा है, डीपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग हो रही है, उससे हम बोलते हैं ग्रेडिएंट पोटेंशियल। और वो कैसे होती है वो हमने 3 स्टेप में पढ़ लिया। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपका मैकेनिकल गेट खुला, मैकेनिकल गेट खुला तो उससे आपके सोडियम और कैल्शियम के अणु को अंदर की तरफ अलाउ किया, अंदर की तरफ अलाउ किया तो अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्जेस थे वो कम हो गए क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ गई, उसे डिपोलराइजेशन हो गई, डिपोलराइज हो गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर ACH आया, उसने अंदर आया, उसने भी सोडियम और कैल्शियम को अंदर की तरफ भेजा और अंदर से पोटेशियम को बाहर की तरफ भेजा। फिर आया न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन, वो जब आया उसके बाद वो बंद कर दिया गेट को, उसके जब गेट कट आया, गेट खुला, क्लोराइड अंदर की तरफ आए और उन्होंने वापस डिपोलराइजेशन कर दी और एक स्टेज ऐसी आई कि आपकी वापस -70 वोल्ट की वैल्यू आ गई है सेल की और उससे ज्यादा नहीं आ गई। तो ये हो गया ग्रेडिएंट पोटेंशियल। हमने ग्रेडिएंट पोटेंशियल भी पढ़ लिया, हमें एक्शन पोटेंशियल पढ़ना था, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा हमने, तो उसके साथ उससे पहले हमने आयन चेंजेस पढ़े, उसके बाद में रेस्टिंग कंडीशन पढ़ी हम सेल की, रेस्टिंग करंट पोटेंशियल पढ़ा हमने, उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रेडिएंट पोटेंशियल। ये हमने ग्रेडिएंट पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया कि कौन सा चेंज खुलेगा, कैसे ग्रेडिएंट पोटेंशियल क्रिएट होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। देखो नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे, PDF में कोई टेंशन नहीं, नोट्स की टेंशन नहीं, अभी समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया आयन चेंजेस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद में ग्रेडिएंट पोटेंशियल, ये चीजें क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब आता है मेन एक्शन पोटेंशियल की, अभी एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल। हमने पहले ही बोला था कि ग्रेडिएंट पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस ये होता है कि ग्रेडिएंट पोटेंशियल आपके सिग्नल्स को कम दूरी तक पहुंचाते हैं और एक्शन पोटेंशियल आपके सिग्नल्स को ज्यादा दूरी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि आपके रेगुलेशन के साथ इंपल्स का जनरेट होना, कहां से, नर्व सेल का जो ट्रिगर जोन वाला पार्ट पढ़ा था ना हमने, उस ट्रिगर जोन वाले पार्ट से जो इंपल्स का जनरेशन हो रहा है वो इस इंपल्स के जनरेशन को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। देखो अब इस एक्शन पोटेंशियल को समझने से पहले एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड, एक वर्ड आता है आपके थ्रेशोल्ड। ये क्या होता है, देखो हमने ये कहा कि आपके अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं सेल के। अगर आप वायर डालोगे
वाई डाला तो आपके वोल्टमीटर के अंदर जो वोल्टेज बताएगा वो 70 मिली वोल्ट का होता है, ठीक है। तो अब आपकी इंपल्स जनरेट कब होंगे से, इंपल्स जनरेट कब होंगे आपके नर्व सेल में, तो देखो जब आपकी वैल्यू -55 मिली वोल्ट हो, जब आपके जो वोल्टेज की जो वैल्यू है, जैसे कि आपने उसको बाहर लगाया वोल्टेज वोल्टमीटर में दोनों तार कनेक्ट करके अंदर और बाहर से, तो आपके जब उस वोल्टमीटर में -55 मिली वोल्ट की वैल्यू बताएगा, उस वैल्यू पर आपके जो इंपल्स है वो जनरेट होंगे ट्रिगर जोन वाले पार्ट से। तो आपको बिजली कितनी चाहिए इंपल्स जनरेट होने के लिए, -55 मिली वोल्ट की। तो इस वैल्यू को, इस -55 मिली वोल्ट की वैल्यू को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं, यानी थ्रेशोल्ड वाली स्टेज से आपके इंपल्स का जनरेशन होगा। ये तो हमने पढ़ लिया। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेगुलेट इंपल्स का जनरेट होना, ये एक्शन पोटेंशियल होता है। और ये कब होता है, जब आपकी सेल से -55 मिली वोल्ट का करंट जनरेट हो, उस वक्त आपके स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन कब होगा, स्टिमुलेशन कब होगा, जब आपने उसमें टच किया है या आपके कान में कोई आवाज आई है, ये सारी चीजें जब होगी तब आपकी स्टिमुलेशन होगा और फिर आपके इंपल्स जनरेट होंगे ट्रिगर जो वाले पार्ट से। और वो कैसे होंगे वो हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, उसकी 4 स्टेजेस होती है। वही रेस्टिंग कंडीशन की सेल कोई काम नहीं कर रही है, उसके बाद डीपोलराइजिंग फेज, रीपोलराइजिंग फेज और हाइपरपोलराइजिंग फेज। देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये हमने समझ लिया कि रेगुलेट आपके जो रेगुलर इंपल्स का जनरेशन है नर्व सेल से ट्रिगर जोन वाले पार्ट से, वो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है। और वो कब होता है, जब आपके वोल्टेज में करंट -55 मिली वोल्ट का हो तब हो जाएगा। अब हम 4 स्टेज में होगा कैसे, देखो समझ लो आपने किसने टच किया, आपके ऊपर टेम्परेचर आया, गर्मी लगी होता है, जो भी स्टिमुलेशन आपको बाहरी वातावरण से हो रहा है आपकी बॉडी पर, कोई भी ऐसा स्टिमुलेशन हुआ, उसने क्या किया, आपके रेस्टिंग कंडीशन की स्टिमुलेशन हुआ, तो स्टिमुलेशन होते ही आपके सोडियम चैनल खुले। सोडियम चैनल खुलेंगे तो हम जानते हैं सोडियम चैनल ईसीएम के अंदर होते हैं, सेल के बाहर की तरफ होते हैं। तो बाहर से सोडियम के चैनल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से अंदर की तरफ आए। अब जब सोडियम चैनल अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर नेगेटिविटी कम हो रही कि नहीं होगी, रेस्टिंग कंडीशन की स्टिमुलेशन हुआ, बाहर से आपके सोडियम चैनल खुले और सोडियम आयन आपके बाहर से अंदर की तरफ आए, अंदर की तरफ आए तो नेगेटिव चार्जेस कम होते जा रहे हैं। तो वो फेज हम बोलेंगे डीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज यानी कि अंदर की तरफ नेगेटिविटी कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। दूसरा स्टेप होगा आपके पोटेशियम चैनल खुलेगा, सोडियम चैनल बंद हो गया, अब पोटेशियम चैनल खुलेगा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम ज्यादा नहीं होता है सोडियम के कंपैरिजन, तो पोटेशियम खुला है चैनल, पोटेशियम वाला चैनल खुला है, सोडियम वाला बंद हो गया, तो पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ज्यादा नहीं होते हैं, पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ ज्यादा निकलेंगे। तो देखो जैसे ये देखो, ये आपकी थ्रेश होने वाली कंडीशन 55 मिली वोल्ट होते हैं, आपके इंपल्स जनरेट होंगे। कैसे होंगे कि आपके सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम चैनल खुला तो नहीं क्या, आपके सोडियम अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, आपकी वैल्यू देख लो -55 से कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, यहाँ तक। अब सोडियम चैनल बंद हो गए, कौन से चैनल खुल गए, पोटेशियम चैनल। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम ज्यादा कंपैरिजन में वीकर होते हैं सोडियम के। तो अब सोडियम पोटेशियम अंदर से बाहर जाते जाएंगे, तो वापस डीपोलराइजेशन में भी अंदर की तरफ नेगेटिविटी कम होती जाएगी, सोडियम आपके सॉरी पोटेशियम आपके बाहर निकलते जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज कम होते जा रहे हैं, तो ये आपके अंदर जाते जाएंगे, ये आपकी डीपोलराइजेशन फेज होगी। अब ये आपके पोटेशियम अंदर से बाहर जाते ही जाएंगे, आपकी वैल्यू नीचे आती ही जाएगी, और एक लास्ट ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आपकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी आपका वोल्टमीटर -70 मिली वोल्ट से भी ज्यादा करंट बता देगा, जैसे -80 का बता दिया, -90 का बता दिया। तो ये आपके एक्शन पोटेंशियल या एक इंपल्स इस तरह जनरेट होता है जैसे कि आप किसने टच किया, टच करते ही आपकी रेस्टिंग कंडीशन थी, अब रेस्टिंग कंडीशन नहीं, सोडियम चैनल खुले, सोडियम अंदर की तरफ आए डीपोलराइजिंग फेज, सोडियम चैनल बंद हो गए, अब पोटेशियम चैनल खुले, तो अंदर की तरफ से बाहर गए, वापस डीपोलराइजिंग हुई, और इतने बाहर से इतने अंदर से ये बाहर गए कि एक लास्ट एक स्टेज ऐसी आई कि अंदर की तरफ तो नेगेटिव चार्जेस इतने ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्जेस तो रहे लेकिन पोटेशियम के बाहर निकलते गए, ये हाइपरपोलराइजेशन फेज हो गई। तो आपके एक इंपल्स जनरेट होने में 4 कंडीशंस होती हैं, रेस्टिंग कंडीशन, उसके बाद डीपोलराइजिंग फेज, उसके बाद डीपोलराइजिंग फेज, उसके बाद हाइपरपोलराइजिंग फेज। तो इस तरह आपकी बॉडी में इंपल्स जनरेट होते हैं, आपके आयंस के अंदर बाहर जा रहे हैं।
जिसने आपकी हेल्प किसने की, एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होने में आपके आयन चैनल्स में, आपकी रेस्टिंग वाली कंडीशन। इस वजह से हमने पहले पढ़ा था आयन चैनल्स, फिर पढ़ी थी रेस्टिंग कंडीशन, उसके बाद पढ़ा था हमने ग्रेडिएंट पोटेंशियल और उसके बाद पढ़ा था हमने एक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह आपकी बॉडी में इंपल्स जनरेट होते हैं और आपकी बॉडी में पूरे में फैलते हैं। तो नोट्स की टेंशन लेनी नहीं है आपको, नोट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल सिनेप्स पढ़ेंगे कि आपकी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो ट्रांसफर होता है सिग्नल्स का वो कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, राधे राधे।